चलिए, तो आज की डेट डालिए। आज की डेट है 9th ऑफ अप्रैल 2025। 9 अप्रैल 2025 आज की डेट है। और आज की डेट में हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। मैम प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में लिखना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस्ड को अंडरलाइन करना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो ये लाइन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिखें और उसमें आउटपुट प्रोड्यूस्ड को अंडरलाइन करें। जो टॉपिक है आउटपुट प्रोड्यूस्ड, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर इस मैप को लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये मैप मैंने क्यों लगाया है, इंडिया का मैप यहां पर क्यों दिख रहा है, इस पे कहीं ना कहीं हमें बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड within the economic or domestic territory of a country। तो ये आप लिख लीजिए और इसमें आउटपुट प्रोड्यूस्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये डेफिनेशन आपने लिखी है, इसमें ये बात क्लियरली समझ में आती है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस आउटपुट को कहा जाता है जो हमारे देश की या हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। मगर यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो आप अपनी कॉपी में अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें तो क्लियरली मेंशन होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअली है क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी है, लेफ्ट हैंड साइड में गुजरात दिख रहा है, राइट हैंड साइड में आसाम और मेघालय दिख रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा देश है, हमारी कंट्री है, और हमारे देश में हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो जितने भी नियम और कानून फॉलो करती है या बनाती है वो पूरे देश को मानने पड़ते हैं। यानी कि जो भी नियम और कानून हमारे देश में सरकार बनाती है वो सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यानी कि अब सवाल ये है कि सर, जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी शब्द को बोल रहे हैं या डोमेस्टिक टेरिटरी कह रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये हमें याद करना होगा। ठीक है, अब सवाल ये है पॉइंट नंबर 1 कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड होती हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब होता है, यानी कि अगर हम ऊपर देखें तो जम्मू कश्मीर है वहां तक, नीचे कन्याकुमारी तक, लेफ्ट में गुजरात तक, राइट में आसाम और मेघालय तक, ये क्या है, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। यानी कि जहां पर हमारे देश की सरहद है, जहां पर हमारे देश के जो नियम कानून है वो लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल बाउंड्री से आगे चले जाते हैं या उसको क्रॉस कर लेते हैं तो वहां पर हमारे देश के नियम कानून नहीं चलते हैं। वहां पर अगर आप देखें तो जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं उसके अंदर हमारे देश में बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से फ्री फ्लो होते हैं। यानी कि आप दिल्ली का सामान राजस्थान में बेच दीजिए, राजस्थान का सामान मुंबई में बेच दीजिए, तो ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि वो देश के अंदर की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज पॉलिटिकल बाउंड्री है जो आपको देश के कोने में दिखाई देगी, यानी कि जहां पर देश का बाउंड्री खत्म होगी और जहां से इंटरनेशनल चीजें शुरू हो जाएंगी। मगर आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ साथ और डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो दूसरी चीज है हाई कमीशन, एम्बेसीज, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड ओवरसीज। इसका मतलब क्या है, देखिए, इंडिया की एम्बेसी होगा, इंडिया का जो हाई कमीशन होगा, ठीक है, वो सब भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है और वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। अब ऑब्वियसली इंडियन एम्बेसी इंडिया में तो नहीं होगी, क्लियर,
इंडियन एम्बेसी इंडिया में तो नहीं होगी। अब वो कहाँ होगी? वो बांग्लादेश में हो सकती है, वो पाकिस्तान में हो सकती है, वो चाइना में हो सकती है। अब चाइना में जो इंडियन एम्बेसी है, तो वो जो एरिया है जो इंडियन एम्बेसी का है, वो एरिया किसका माना जाएगा? इंडिया का माना जाएगा, हमारे देश का माना जाएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ऐसे इंडिया का कोई हाई कमीशन का ऑफिस है, वो भी अगर कहीं अब्रॉड में है, दूसरी कंट्री में है, ठीक है, तो वो भी हमारे देश का हिस्सा ही माना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति चाइना में है मगर अगर वो इंडियन एम्बेसी के अंदर खड़ा है, तो इसे माना जाएगा कि वो चाइना में नहीं, इंडिया में खड़ा है। तो कहने का मतलब यह है कि देश की जितनी भी एम्बेसीज, देश की हाई कमीशन, ये सारी चीजें इंडिया के बाहर ही होंगी। तो ये सारी चीजें भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएंगी, यानी कि वहां पर भी जो नियम कानून फॉलो होंगे वो किसके होंगे? इंडियन गवर्नमेंट के होंगे। क्लियर? मगर इंडिया में नहीं होगा, इंडिया के बाहर ही होगा। उसके साथ साथ बात करते हैं मिलिट्री बेसेस की। अब मिलिट्री बेस का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब आपस में दो देश, तीन देश लड़ रहे होते हैं, तो कई बार दूसरे देशों की मिलिट्री उस लड़ाई में शामिल हो जाती है और उस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे कई बार इंडियन आर्मी जो है वो दूसरे देशों में जाती है और वहां पर जो है नेशंस को, लोगों को सपोर्ट करती है। तो अगर 6 महीने या 1 साल किसी भी वजह से इंडियन आर्मी देश के बाहर रही, तो क्या वो मिलिट्री या वो आर्मी उस देश की हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि 6 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर किसी ऑपरेशन की वजह से मिलिट्री के कोई ऑफिसर्स, लोग या आर्मी अगर देश के बाहर भी रहती है, तो भी वो किसका माना जाता है? उस देश का माना जाता है जिस देश से वो आई है। यानी कि कुछ साल पहले की घटना है कि म्यांमार में कुछ इंटरनल इश्यूज हो गए थे, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी। तो वहां पर इंडियन आर्मी गई थी, कुछ महीनों का प्रोजेक्ट था और वहां पर उसने उस प्रोजेक्ट को खत्म किया और वापस अपने देश में आई। तो म्यांमार ये नहीं कह सकता कि इंडियन आर्मी हमारी हो गई। तो इसका मतलब मिलिट्री बेस भी अगर किसी दूसरी कंट्री में है और किसी कारण से उस कंट्री में वो है, तो वो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भैया वो भी हमारे देश का ही हिस्सा है, वो भी हमारे देश का ही कहलाएगा। ठीक है, तो मिलिट्री बेसिस भी उसी देश के होते हैं जिस देश से वो आए होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री उठाकर देखें, तो हिस्ट्री में हमने देखा था कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, ठीक है, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम जब बांग्लादेश बना था, तो इंडियन आर्मी ने क्या किया था? इंडियन आर्मी में बांग्लादेश में जाकर ऑपरेशन चलाया था। और वहां पर, जहां तक मेरी याददाश्त है, वहां पर भी एक मिलिट्री हुआ करती थी बांग्लादेश की, उसको मुक्ति वाहिनी कहते थे। तो मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर इंडियन आर्मी ने क्या किया? ऑपरेशन चलाया। ठीक है, और वहां से आप कह सकती हैं कि एक नींव खड़ी हुई और एक फाउंडेशन खड़ी हुई, जिसको आज हम बांग्लादेश का नाम देते हैं। तो बांग्लादेश को बनाने में इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं अब जितने भी दिन या महीने इंडियन आर्मी बांग्लादेश में रही, तो क्या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह देगी कि इंडियन आर्मी हमारी हो गई? नहीं। तो उस कारण भी अगर हम देखें, तो कुछ एग्जांपल हमें समझाते हैं कि किसी कुछ कारणों की वजह से अगर मिलिट्री बाहर जाती है, आर्मी बाहर जाती है, तो भी वो आर्मी उसी देश की कहलाएगी जिस देश से वो आई है। तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, शिप्स, फिशिंग वेसल या एयरक्राफ्ट। अब शिप का मतलब क्या हुआ? जो पानी के ऊपर चलता है। फिशिंग वेसल मतलब जो पानी में डूब के चलता है। और एयरक्राफ्ट का मतलब जो हवा में उड़ता है। यानी कि कोई भी चीज जो पानी में डूब के चल रही है, पानी के ऊपर चल रही है या हवा में चल रही है, वो भी हमारे देश का हिस्सा माना जाएगा, वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। मगर सवाल ये है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि सर वो एयरक्राफ्ट जो काठमांडू से उड़ा और इस्लामाबाद उतरा, ठीक है, ये हमारा है? इसका क्या तरीका है? ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसका आंसर ये है कि अगर कोई भी चीज जो पानी में डूब के चल रही है, पानी के ऊपर चल रही है या हवा में उड़ रही है, उस चीज का मालिक कौन है? अगर उस चीज का मालिक इंडियन है, हमारे देश का व्यक्ति है, हमारे देश का रेजिडेंट है, इंडियन रेजिडेंट है, तो उस चीज को, उस शिप को, उस फिशिंग वेसल को, उस एयरक्राफ्ट को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, यानी कि हमारा है। तो जब कोई शिप या फिशिंग वेसल के ऊपर सवाल पूछा जाए,
एयरक्राफ्ट के ऊपर सवाल पूछा जाए तो वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें यह देखना है कि वो एयरक्राफ्ट या फिशिंग वेसल जो है वो किस व्यक्ति का है, उसका मालिक कौन है। अगर उसका मालिक इंडियन गवर्नमेंट है, अगर उसका मालिक कोई इंडियन रेजिडेंट है, तो वो हमारे देश का ही कहलाएगा। अब यहां पर एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर हमने बात की एग्जाम्पल में इंडियन एयरलाइन फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू टू इस्लामाबाद। अब ये जो एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है वो एयरलाइन किसकी है, इंडिया की, इंडियन एयरलाइन है। मालिक कौन है, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, अभी टाटा ग्रुप है। तो कहने का मतलब यह है कि जो फ्लाइट उड़ कहां से रही है, काठमांडू से, क्या वो हमारे देश का हिस्सा है, नहीं, वो नेपाल में आता है। इस्लामाबाद, क्या वो हमारे देश का हिस्सा है, नहीं, वो पाकिस्तान में आता है। मगर उसके बावजूद भी उड़ रही है, वो भी हमारे देश का हिस्सा नहीं है। जहां उतरेगी वहां वो भी हमारे देश का हिस्सा नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये इंडियन एयरलाइन की जो फ्लाइट है वो किसका माना जाएगा, हमारे देश का माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा, क्योंकि इसका जो मालिक है वो इंडियन रेजिडेंट है और वो उसको बिलोंग करती है। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर मैम ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से आइटम्स या कौन सी चीजें हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं पीपीटी भेज दूंगा, वहां तुम आराम से लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड। अब ये हेडिंग अपनी कॉपी में लिख लो, थोड़ा गैप छोड़ दो फिर लिख लो, डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड। अब डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि आप इन चीजों को डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब यहां पर मैम इस बात को आपको याद रखना होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ये याद रखें कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होता है। देखिए यहां पर लिखा है एम्बेसी, एम्बेसी इंक्लूड नहीं होती है। अब एम्बेसी इंक्लूड नहीं होती, इसका मतलब अगर आप देखें दिल्ली में, यहां पर बहुत सारे देशों की एम्बेसी है, बहुत सारे देशों की एम्बेसी है, ठीक है, अमेरिका की भी है, चाइना की भी है, ठीक है। तो अगर वो एम्बेसी है तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि वो उस देश को बिलोंग करती है जिस देश की वो एम्बेसी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो जो एम्बेसी होता है ना वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है अपने देश के लिए, ठीक है। और कई बार अगर आप देखें तो मैं कहूंगा अमेरिका जाने में कितने पैसे लगते हैं, मैं कहूंगा सिर्फ 15 रुपए लगते हैं। आप डीटीसी की बस पकड़ लीजिए और अमेरिकन एम्बेसी के सामने उतर जाइए। आप अमेरिकन एम्बेसी के अंदर खड़ी होंगी तो इस वक्त उसका मतलब आप इंडिया में नहीं, अमेरिका में खड़ी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिकन एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी, जापान की एम्बेसी और कुछ तो ऐसे देशों की एम्बेसी जिनका नाम भी नहीं सुना मैंने, ठीक है, वो दिल्ली में है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी एम्बेसी या हाई कमीशन के ऑफिसर्स दिल्ली में आपको दिखाई देंगे वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो हमारे देश में इंक्लूड नहीं होंगे। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे देश अपनी मदद दूसरे देश को भेजते हैं, ठीक है। मैं कहूंगा कि एक सैफ अली खान की पिक्चर आई थी फैंटम, कभी मौका मिले वो मूवी देखना। उस फैंटम में ना डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होगा ठीक है। हालांकि सैफ अली खान की पिक्चरें थोड़ी ही हैं देखने लायक, सारी पिक्चरें देखने लायक है नहीं, ठीक है, मगर वो बढ़िया पिक्चर है, ठीक है। तो उसमें वो कैटरीना कैफ से सवाल पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो सीरिया में, तो कैटरीना कैफ उन्हें जवाब देती हैं कि हम तो मदद करने आए, हम तो हेल्प करने आए सीरिया में। बोले मुझे पता है तुम लोग कितना मदद करने आए हो, ये सब सच्चाई सबको पता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे देश जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को मदद भेजते हैं। जैसे कई बार देखा है कि ये न्यूज़ का काफ़ी बार आती है कि कहीं पर कोई कर्मचारी या वर्कर काम कर रहे थे, लेबर काम कर रहे थे, सुरंग गिर गई, सुरंग में दब गए, फंस गए। ये तो बड़ा कॉमन न्यूज़ है जो कई बार कुछ कुछ महीनों में आती रहती है। तो क्या होता है कि जब उनको निकालने के लिए हमें लोगों की सहायता चाहिए होती है तो बहुत सारे देश अपनी तरफ से सहायता बोलते हैं या भेजते हैं। तो एड का मतलब क्या होता है, मदद, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज इंडिया में या जिस भी देश में जरूरत होती है वहां पर लोग भेजते हैं, तो वो एड एजेंसीज भी उन्हीं देश में इंक्लूड होंगी जहां से वो आई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया में आई है मदद के लिए तो इंडिया वाले कहेंगे अब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, नहीं। तो
इसका मतलब एड एजेंसीज और एम्बेसीज और हाई कमीशन जितने भी इंडिया में हैं वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूनिसेफ, ये जितनी भी, या आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो जितनी भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऑफिसेज भी तो अलग अलग कंट्रीज में हैं। तो अगर इनमें से किसी का ऑफिस इंडिया में है तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? तो यानी कि जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल लूं तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एप्पल को मत मान लेना, यहां पर एप्पल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जाएगा। यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाएगा? वर्ल्ड बैंक को कहा जाएगा, आईएमएफ को कहा जाएगा, डब्ल्यूटीओ को कहा जाएगा, डब्ल्यूएचओ को कहा जाएगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसेज हैं वो भी किस में इंक्लूड होंगे? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होंगे, वो इंटरनेशनल माने जाते हैं। यानी इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी देशों की होती है, कोई एक देश ये नहीं कह सकता कि मेरी है। ठीक है, तो उस केस में आपको ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा, मगर उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब मैं स्लाइड भेजूंगा तो आप इनको आराम से कॉपी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लिखिए, नॉर्मल रेजिडेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन। अब हम बात करते हैं रेजिडेंट के ऊपर कि रेजिडेंट कौन है, रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसमें जो सवाल होता है ना वो रेजिडेंट के बेसिस पे ही होता है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें रेजिडेंट की तो रेजिडेंट कौन है? रेजिडेंट कोई व्यक्ति, कोई परिवार भी हो सकता है, और रेजिडेंट कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। मगर सवाल यह है कि सर हमसे नॉर्मल रेजिडेंट पूछा जाएगा कि रेजिडेंट पूछा जाएगा? दोनों बातें, नॉर्मल रेजिडेंट पूछा जाएगा या रेजिडेंट पूछा जाएगा? आंसर है रेजिडेंट पूछा जाएगा। कि रेजिडेंट कौन है, आपको क्या करना है? ठीक है, आपको कॉपी में सिर्फ इतना ही लिखना है अभी, नॉर्मल रेजिडेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन, बस रुक जाओ। ठीक है, लिखो मत, समझो। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन। अब सवाल ये है, क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट होने की दो कंडीशंस हैं। पहला, आप उस देश में रहने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, आपका जो इनकम है या इनकम का जो सोर्स है, इसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहते हैं, वो कहां लाई करना चाहिए? उस देश में। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूं या नहीं हूं, बिल्कुल हूं मैं। क्यों नॉर्मल रेजिडेंट हूं? क्योंकि मैं तो यहां पैदा भी हुआ हूं, तो पैदा हुआ हूं तो सिटीजन तो हुई हूं। यानी कि हमारे देश में भारतीय नागरिक जो कहते हैं, तो भारतीय नागरिक अगर हम कहें तो हम हैं, हम सिटीजन है देश के। ठीक है, मगर मैं काम भी यहीं करता हूं, यानी कि इनकम का सोर्स भी यहीं है। ठीक है, और रहता भी इंडिया में ही हूं, देश में हूं। तो इसका मतलब मैं नॉर्मल रेजिडेंट होने की सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूं, रह भी रहा हूं और इनकम का सोर्स भी यही है। ठीक है, मगर अगर कोई आपसे पूछे कि रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, तो आप रेजिडेंट का ही आंसर लिख दीजिएगा कि रहना भी देश में चाहिए और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देश में ही लाई करना चाहिए। क्लियर है? यानी कि जितने भी क्वेश्चन रेजिडेंट के आ रहे हैं ना, आप उसे नॉर्मल रेजिडेंट की तरह ट्रीट कीजिए और कहिए कि व्यक्ति जो है वो रेजिडेंट है, सर इसका मतलब उसका इनकम का सोर्स इंडिया में है, वो कमा खा रह रहा है, इंडिया में ही रह रहा है, कमा भी रहा है, खा भी रहा है और रह भी रहा है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे देश में कौन होगा? रेजिडेंट होगा। ठीक है, मगर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है शर्मा जी कि रेजिडेंट सिटीजन हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिटीजन का मतलब क्या होता है? आप पैदा हुए उस देश में, आप उस देश के मूल नागरिक हैं। ठीक है, आप पैदाइशी जो हैं वो नागरिक हैं वहां के। ठीक है, मगर आप रेजिडेंट होंगे नहीं होंगे ये समय बताएगा। क्यों? क्योंकि आप पैदा तो हो गए, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, या इस देश में कई कई साल नहीं आते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। तो वो देश के सिटीजन तो होंगे मगर रेजिडेंट नहीं होंगे, इसलिए उनको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है, NRI। ठीक है, मैं उन्हें नॉन रिलायबल इंडियन कहता हूं। ठीक है फिलहाल तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सिटीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो सिटीजनशिप बेस्ड ऑन नेशनैलिटी है कि आप कौन से देश से बिलोंग करते हैं, मगर रेजिडेंट किस बात पे बेस्ड होता है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट
कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है सर, रेजिडेंट कौन है, खत्म, उसका एक वो कमा कहाँ रहा है, खा कहाँ रहा है और रह कहाँ रहा है। अगर ये तीनों का आंसर भारत है तो हमारे देश का रेजिडेंट है, खत्म, क्लियर, बाकी कुछ नहीं याद करने की जरूरत है। और अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो हमारे देश का रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, जितने भी ये लोग हैं ये हमारे देश के सिटीजन तो हो सकते हैं, मगर क्या वो रेजिडेंट हैं? नहीं, क्योंकि वो इंडिया के बाहर रहते हैं और उनका इनकम का सोर्स भी इंडिया के बाहर ही है, तो वो हमारे देश के रेजिडेंट तो नहीं है, मगर सिटीजन तो बाय बर्थ है, ठीक है। तभी ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि भारतीय मूल के नागरिक, यही बोलते हैं न्यूज चैनल में, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, भारतीय मूल के नागरिक। तो भारतीय मूल के नागरिक मतलब पैदा नहीं भले इंडिया में हुए होंगे मगर जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में रहें, तो ऐसे केस में हम उन्हें सिटीजन कह सकते हैं मगर रेजिडेंट नहीं कह सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिखिए, हम ये लाइन अपनी कॉपी में लिखिए, इस पर हम बात करते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखिए कि ऑल हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू रेजिडेंट हाउस होल्ड। मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, और मैं कहूंगा दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा, हाउस होल्ड इज इक्वल टू रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट हाउस होल्ड। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है, मगर पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है ऑल हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी इज नॉट इक्वल टू रेजिडेंट हाउस होल्ड, पहली चीज। दूसरा, हाउस होल्ड इज इक्वल टू रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट हाउस होल्ड। डन, ओके। अब यहां पर पहली और दूसरी लाइन में जो आपने लिखा है उसका मतलब क्या वो समझते हैं। उसका सिंपल सा मतलब है कि जो हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी है वो जरूरी नहीं कि वो रेजिडेंट हाउस होल्ड हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त हमारे देश में जितनी भी फैमिली रह रही होंगी, मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 9 अप्रैल की 2025, इस वक्त हमारे देश में जितनी भी फैमिली रह रही होंगी, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो हमारे देश के सभी रेजिडेंट होंगे, नहीं, वो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हमारे देश के नॉन रेजिडेंट हों, ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब हाउस होल्ड मतलब परिवार या फैमिली को कहते हैं। तो अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो इस वक्त हमारे देश में रेजिडेंट फैमिलीज भी होंगी और नॉन रेजिडेंट फैमिलीज भी होंगी, क्लियर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब सवाल यह है कि सर हमारे देश में रेजिडेंट फैमिली रह रही है तो समझ में आ रहा है, क्योंकि कमा इंडिया में रहे हैं, खा इंडिया में रहे हैं, रह इंडिया में रहे हैं, तो इसका मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो वो तो रेजिडेंट है, समझ में आता है। मेरी फैमिली आपकी फैमिली रह रही, समझ में आता है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है, भारत में, तो हम देश के नागरिक हैं, रेजिडेंट हैं, ठीक है। मगर ये नॉन रेजिडेंट हमारे देश में क्या कर रहे हैं, यानी कि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भारत में तो नहीं है, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जापान में हो सकता है, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना में हो सकता है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अमेरिका में हो सकता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के यहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका इनकम का सोर्स जो है वो तो ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडिया में क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कि हमारे देश में इस वक्त ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इंडिया घूमने आए होंगे, ताजमहल देखने आए होंगे। अब जितने भी लोग हमारे भारत में ताजमहल देखने आए हैं, क्या वो हमारे देश के रेजिडेंट हैं? नहीं, ताजमहल देखेंगे, थोड़े दिन घूमेंगे, बाहर चले जाएंगे अपने देश वापस। तो इसका मतलब ये कहना कि हमारे देश में इस वक्त सिर्फ रेजिडेंट फैमिलीज रह रही होंगी, ये गलत है। हमारे देश में इस वक्त नॉन रेजिडेंट फैमिलीज भी रह रही होंगी। सिर्फ घूमने क्यों, बहुत सारे बच्चे इंडिया पढ़ने आते हैं, क्या वो देश के रेजिडेंट हो गए? नहीं। बहुत सारे लोग इंडिया किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने आते हैं, तो क्या वो देश के रेजिडेंट हो गए? नहीं। बहुत सारे लोग अपने किसी डिप्लोमेटिक कारण की वजह से इंडिया आते हैं, डिप्लोमेट्स जो आते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, प्रेस के लिए आते हैं, तो वो क्या हमारे देश के रेजिडेंट हो गए? नहीं। क्लियर? एक बार मुझे याद है कि मैं एक मतलब इंस्टीट्यूट से पढ़ाकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तो मैंने वहां पर एक सर्टेन एरिया पे कार रोक दी
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे कार में हवा कम है आगे वाले टायर में। तो वहां पर फटाफट सिक्योरिटी गार्ड निकल के बाहर आ गए और उन्होंने कहा सर आप यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते। तो मैंने कहा भैया ऐसा क्या हो गया, 2 मिनट देख लें तो कार। बोले नहीं नहीं सर आप कार नहीं रोक सकते। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा क्या है ये? तो बोले सर ये एम्बेसी है, आप एम्बेसी गेट पे गाड़ी नहीं रोक सकते। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा ठीक है ये बताओ यहाँ कौन रहता है? तो बोले कि सर यहाँ पर जो है यहाँ पर एम्बेसडर रहते हैं, और वो इंडियंस थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, इंडियन थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो एम्बेसडर काफी टाइम से इंडिया में रह रहा है, तो क्या वो हमारे देश का रेजिडेंट हो गया? नहीं, रह तो रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के रेजिडेंट हैं नहीं, मगर उसके बावजूद भी हमारे देश में रह रहे हैं। और वो कौन होंगे? ये पहला पॉइंट है, पढ़ो। ये वो लोग हैं जो हमारे देश में इस वक्त हैं मगर हमारे देश के रेजिडेंट नहीं है। इनका काम जब पूरा होगा ये अपने देश वापस लौट जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं हमारे देश में अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अगली हेडिंग अपनी कॉपी में लिखो। यहां पर आपको पासपोर्ट दिखाई दे रहा है इंडिया का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया उस पर लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है रेजिडेंट हाउस होल्ड्स आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड। इसका मतलब हुआ कि इस वक्त हमारे देश में ऐसे भी लोगों की कोई कमी नहीं होगी जो हो सकता है वो इस वक्त हमारे देश में ना हो मगर वो हमारे देश के रेजिडेंट हैं। क्लियर? अब क्योंकि हमारे देश के रेजिडेंट हैं तो इनका कमाना खाना रहना कहां होगा? हमारे देश भारत में, ऑब्वियसली भारत में होगा। अब अगर भारत में होगा तो हो सकता है वो इस वक्त भारत में ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? रेजिडेंट हाउस होल्ड्स आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी इनको ढूंढेंगे ये नहीं मिलेंगे, गुजरात से लेकर आसाम ढूंढेंगे ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में इस वक्त है ही नहीं। अब ये कौन लोग होंगे मैम? ये वो लोग होंगे जो किसी दूसरी कंट्री घूमने गए होंगे। ऐसे भी तो बहुत इंडियंस होंगे ना जो इस समय दुबई में घूम रहे होंगे, तो वो कौन होंगे? हमारे देश के ही रेजिडेंट है ना, पर घूम कर रहे हैं दुबई। क्या दुबई हमारे देश का हिस्सा है? नहीं। क्लियर? तो वो घूमने गए होंगे, कुछ लोग इलाज कराने गए होंगे, कुछ लोग पढ़ने गए होंगे, कुछ लोग इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए गए होंगे। तो उनकी लिस्ट कौन सी है? पढ़ो। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के रेजिडेंट तो हैं मगर हो सकता है वो इस वक्त हमारे देश में ना हो। ठीक है, अब आप सोचिए यहां पे जो थर्ड पॉइंट लिखा है, सिटीजन वर्किंग इन द लोकल ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो दिल्ली में WHO का ऑफिस है, वहां पर कोई व्यक्ति काम करता है, तो वो जो काम कर रहा है जितने समय के लिए वो उस एरिया में है, क्या वो एरिया हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर WHO के ऑफिस में कोई आम आदमी काम कर रहा है, इंडियन काम कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर आप हमारे देश में काम नहीं करते हैं, वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है सर। क्लियर? तो ऐसे लोग भी हमारे देश में रह तो रहे हैं मगर वो काम कहां कर रहे हैं? ऐसे एरिया में जो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। क्लियर है? ये सब याद रखना पड़ेगा शर्मा जी। ठीक है, ये सब मिला के क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, पहले कॉपी में नोट करिए। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जिनको हम अपने देश का रेजिडेंट नहीं मान सकते। पहला, दूसरा, तीसरा, ध्यान से पढ़िए। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बता रही है कि ये वो लोग हैं जो हमारे देश के रेजिडेंट नहीं हैं। ध्यान से पढ़िए,
जो स्टेटमेंट में डाउट है वो पूछिए। ध्यान से पढ़िएगा, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग हैं जिनको हम अपने देश का रेजिडेंट नहीं मान सकते। डन, आगे बढ़े। लंबी लिस्ट है। चौथा आंसर, पांचवा आंसर, छठा आंसर। ये वो लोग हैं जिनको हम अपने देश का रेजिडेंट नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा शर्मा जी, और आपको उन सवालों का सही जवाब देना होगा। ठीक है, मैं कहूंगा 2 मिनट आप रिवाइज कर लीजिए। ध्यान से पढ़िए। एक प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा टेस्ट है, और मेरी आवाज आप पर लेट ही पहुंच रही है। कोई नहीं, एक दिन आएगा कि जब मैं बोलूंगा और तुम तक आवाज प्रॉपर पहुंचेगी, उम्मीद है मुझे। शुरू करें? ठीक है, चलिए। तो आप अपने आप को अब अनम्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे की गई गलती, ठीक है, सबको पता लग जाएगी, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो शर्मा जी के टेस्ट में मार्क्स कितने आए ये पूरे इंडिया को पता लग सकता है ना। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल, आप इसे कॉपी में नहीं देख सकती, नजरें नीचे नहीं कर सकती। सामने देखिए और जवाब दीजिए। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चेक करते हैं क्या इसका सही जवाब डेप्रिसिएशन है। जी बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। शर्मा जी ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे आप पे गर्व हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस चेक करते हैं क्या कैपिटल लॉस सही है। जी बिल्कुल सही है, बेहतरीन सवाल। आप 2 करोड़ रुपए जीत चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये पूछ रही हैं कि बता रही हैं? बता रही। जी बिल्कुल सही, आप 1 करोड़ रुपए जीत चुकी हैं। तो आपकी टोटल कमाई हुई जो धनराशि है मैम वो 3 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 1 करोड़ रुपए का, अगर आप जीतती हैं तो 4 करोड़ हो जाएगा, और अगर हारती हैं तो 3 करोड़ तो आप लेके जाएंगी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल ये रहा। देवी जी बहुत ध्यान से, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का सवाल है। अगर ये सही हुआ तो आप 4 करोड़ रुपए जीत जाएंगे।
हम्म, 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 मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। श्योर है? हाँ सर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। क्या ये आपका जवाब सही है? नहीं मैम, ये आपका जवाब गलत एनआईटी, है। एनआईटी, यस नेट सर। इनडायरेक्ट टैक्स मैम, ये एनआईटी का फॉर्मूला है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दें, माइनस को डिफरेंस कहते हैं शर्मा जी, तो अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर दें तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। इसको एनआईटी कहा जाता है। तो यहां पर आपकी जो धनराशि है वो अभी 3 करोड़ ही है। आप 1 करोड़ हार गई, नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं, अगला मौका, 1 करोड़ का सवाल है, पढ़िए। ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी कमोडिटी का प्राइस मार्केट में कम कर देती है? नजरें नीचे नहीं, सामने। टिंग डिंग डिंग, टिंग डिंग डिंग। टाइम चल रहा है देवी जी। सर इसका फैक्टर कॉस्ट। इसका फैक्टर कॉस्ट होगा। चलिए चेक करते हैं। तो आपको लगता है कि फैक्टर कॉस्ट जो है वो किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम कर देता है? थोड़ा अजीब नहीं? नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, चेक करते हैं। अब आपको कॉपी में झांकने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सर, हाँ, नहीं सर 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 सर, अब आ गया, अब आ गया। टैक्स। टैक्स, तो आपको लगता इनडायरेक्ट टैक्स। है, वाह ऑसम। टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। नहीं, टैक्स टैक्स टैक्स। टैक्स, अच्छा, टैक्स। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप टैक्स के साथ जाना चाहती हैं या इनडायरेक्ट टैक्स के साथ जाना चाहती हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो आपको लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो प्राइस को कम कर देता है? ठीक है, चेक करते हैं। जी नहीं मैम, इसका अरे सही जवाब है सब्सिडी। सब्सिडी। बट सर, अगर हम टैक्स भी देखें सर, तो टैक्स भी तो कम करता है, अगर टैक्स अच्छा, हम हटा दे तो कम। अच्छा, 18% जीएसटी लगता है तो प्राइस घटता है? अच्छा, अच्छा, मतलब नई अच्छा। इकोनॉमिक्स बनाओगे क्या? हाँ। है? कब से टैक्स लगने से प्राइस कम होने लगा? हाँ हाँ सर, आप 20% की जगह 25% टैक्स लगा दो। हाँ हाँ सर, प्राइस कम हो जाएगा। अबे यार, ठीक है, हद हो गई। आंसर सब्सिडी से, टैक्स लगाने से प्राइस बढ़ता है। अगर ये लोअर डाउन नहीं होता, इंक्रीज होता, तो टैक्स आंसर सही था। इनडायरेक्ट टैक्स आंसर सही था, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं। ठीक है, तो अभी आपने 3 करोड़ ही कमाए हैं। 5 करोड़ कमाने का ऑप्शन था शर्मा जी, आप 3 ही करोड़ पे सेटल है। हद हो गई भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1 करोड़ रुपए के लिए 4 करोड़ तो कमाओ। सर, मार्केट प्राइस। ओके, एमपी। एमपी, चलिए बहुत बढ़िया सवाल मैम, बेहतरीन आंसर। 1 करोड़ जीत गई आप। तो अभी टोटल धनराशि आपके पास कितनी हो गई? 4 करोड़, यानी कि 6 करोड़ की जगह 4 करोड़ में आप सेटल हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या लगता है, 5 करोड़ आप कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, देखते हैं। तो ये रहा सवाल। इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। जी बिल्कुल सही मैम, बेहतरीन, पंजा छाप दिया है आपने। ठीक है, 5 करोड़, ऑसम मैम, आप तो हवा में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 8वां सवाल, 6 करोड़ जीतने का मौका।
ये सर आता तो है, पता है ये क्या है, बस नाम याद नहीं आ रहा, ये पता तो है, आपने पढ़ाया ये तो था। ये आपकी परेशानी नहीं है, ये हमारे देश के करोड़ों विद्यार्थियों की परेशानी है। सर याद तो था, मगर अभी याद नहीं आ रहा है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर एफ कॉस्ट। सी। श्योर हैं आप? यस। ताला, फैक्टर कॉस्ट ही हो सकता है। ताला लगा यस दिया सर। जाए। यस सर। कंप्यूटर जी, फैक्टर कॉस्ट पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही आंसर है मैम, बेहतरीन आंसर। ये फैक्टर कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यानी कि 8 में से आपने 6 सही जवाब दे दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 6 करोड़ आपके झोली में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। Is defined as a person who dash and dash. Okay, sir. A normal resident is defined as a person um, who lives in the territory of the country, हम्म। and उनकी जो भी इकोनॉमिक वेल्थ है, वेल्थ जो नहीं, भी वो ट्रस्ट। कमा रहे हैं, देयर इकोनॉमिक ट्रस्ट और देयर सैलरी goes within the country and goes to the country. अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन, कमाल कमाल का डेफिनेशन बनाया भाई साहब। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री, पहली चीज। और दूसरा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। चलिए ठीक है, तो कंसिडर करते हैं आपके आंसर को। तो आपने 7 सवालों के सही जवाब दिए हैं, तो 7 करोड़ आपके हाथ में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। Factor cost plus net is equals to MP, market price. यानी मार्केट प्राइस। चेक करते हैं, बिल्कुल सही, बेहतरीन आंसर। तो आपको मिले हैं 8 करोड़ रुपए, और आप जीत चुकी हैं 8 करोड़ रुपए। 2 सवालों के जवाब गलत हो गए, तो यानी कि 80% आपने इसके सही जवाब दिए, 80%। नॉट अ बैड स्कोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम अपने सवालों की कैटेगरी बदल रहे हैं शर्मा जी। अब यहां पर आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉट। यानी कि मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रखूंगा, और आपको मुझे ये बताना होगा कि क्या ये हमारे देश की, हमारा देश क्या है? भारत। तो क्या हमारे देश भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में हम इसको इंक्लूड करेंगे या इंक्लूड नहीं करेंगे? यानी कि आपको यहां पर मुझे यस या नो में आंसर करना है। अब अगर आप कहती हैं यस, तो मैं आपसे पूछूंगा रीजन बताओ, क्या आप यस क्यों कह रही हैं। अगर आप कहती हैं नो, तो मैं भी क्या क्या पूछूंगा कि रीजन बताओ, क्या आप इसे नो क्यों कह रही हैं। तो आपका यस और आपका नो, अगर वैलिड रीजन नहीं हुआ, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब सवाल यह है कि सर ये अत्याचार हमारे साथ ही क्यों? यस नो लिख के काम चल रहा था, तो हमारे साथ ही अत्याचार क्यों? क्योंकि आपके जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब आपके सीनियर्स, तो जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन्होंने बेहतरीन दिमाग लगा के वो क्या करते थे कि अगर मान लीजिए ट्रू फॉल्स पूछा गया है, तो वो सारा ट्रू 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 लिख के आ जाते थे। वो सोचते थे जितने ट्रू होंगे वो तो सही हो जाएंगे कम से कम, क्योंकि हमें तो उसका एक भी आंसर नहीं पता। ठीक है, आप यस नो के आंसर में क्या करते थे? यस 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 यस, सारे यस हो गए, जितने यस होंगे उतने नंबर मिल जाएंगे। तो क्या हुआ कि जब ये पैटर्न सभी ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो फिर सीबीएसई ने क्या बोला, भैया ऐसा है, यस लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप यस क्यों लिख रहे हैं। नो लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप नो क्यों लिख रहे हैं। तो यहां पर आपको यस और नो तो बताना ही है कि हमारे हमारे देश भारत में, हमारे देश की, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, मगर आपको यस नो के पीछे वैलिड रीजन भी मुझे देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यह सवाल 2 करोड़ का है मैम। ठीक, तो ध्यान से खेलिएगा। अगर 5 सवाल आते हैं तो 10 करोड़ जीतने का मौका है आपके पास। ठीक है, 8 करोड़ आपके पास हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस गेम में ट्विस्ट है, आपके पास 8 करोड़ हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया, तो मैं आपके 2 करोड़ माइनस कर दूंगा। यानी कि आपके पास 6 करोड़, फिर 4 करोड़, और फिर 2 करोड़ बचेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पे आपके 2 करोड़ माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं पहला सवाल।
क्या ये हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? नो। नो। ओके मैम, 2 करोड़ का सवाल है, रीजन गलत हुआ तो 2 करोड़ चले जाएंगे, और अगर नो भी गलत हुआ तो सवाल ही पैदा नहीं बच जाए। आप कह रही हैं नो, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, आप कह रही हैं नो, क्यों मैम? नहीं सर, एक सेकेंड। मैम सर 2 करोड़ एक माइनस सेकेंड। हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, आपके पास 8 करोड़ है। सोच समझ के जवाब दीजिए। सवाल है प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। सर फॉरेन, एक सर आप लाइफ लाइन दे दो सर। लाइफ लाइन नहीं मिलेगी, सॉरी। Profits earned by foreign banks in India. Yes, sir. No, sir. No है. No answer. नो ही है, आप नो के साथ जाना चाहती हैं कि नो है। मुझे रीजन बताइए कि आप इसे नो क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि जो भी वो कमाएंगे, जो भी वो प्रॉफिट गेन करेंगे, वो उनकी, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर हेडक्वार्टर इज इन अमेरिका, तो जो जो भी प्रॉफिट्स है वो अमेरिका को जाएंगे, इंडिया को नहीं मिलने वाला है जी जी द प्रॉफिट। जी। तो वो तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड नहीं होगा, तो बिकॉज यानी कि आपको लगता है कि प्रॉफिट अमेरिका चला जाएगा, तो इसलिए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका आंसर नो है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। अगर गलत हुआ तो आपके 2 करोड़ माइनस हो जाएंगे और आप 6 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चेक करते हैं सही आंसर क्या है। मैम सही आंसर है यस, ये ओके। हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। पहली बात तो आप नो में ही हार गई, तो रीजन तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, मगर अब सवाल ये यस क्यों है। देखिए यहां पर शर्मा जी जवाब इनकम है ही नहीं, छुपिए मत, सामने आइए। ठीक है, यहां पर आंसर इनकम है ही नहीं। यहां पे ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या यहां पर डोमेस्टिक इनकम लिखा है? नहीं। तो जब इनकम लिखा ही नहीं है तो हम प्रॉफिट की बात क्यों कर रहे हैं, इनकम की बात क्यों कर रहे हैं, पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? यहां पर हमें देखना है कि फॉरेन बैंक, शर्मा जी कहां है? इंडिया। ये फॉरेन बैंक कहां है? इंडिया। ये फॉरेन बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं है ये सिर्फ एक फॉरेन बैंक है। हमारे देश में बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक काम करते हैं, जिनकी ब्रांचेस बहुत सारे देशों में है। तो वो बैंक है कहां? इंडिया में। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। आंसर इज यस। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 करोड़ माइनस हो गए, अब आपके पास सिर्फ 6 करोड़ रुपए बाकी रह गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बड़ी धनराशि अगले क्वेश्चन पे नहीं खोएंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैम। सैलरीज ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया। सोच समझ के जवाब दें, 2 करोड़ का सवाल है। यस। यस सर, यस होगा। ओके, यस तो यस है, मगर फायदा नहीं ना यस का। आप रीजन बताइए, आप इसे यस क्यों कह रही हैं? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि नो है। अभी आप कह रही हैं यस है, अभी लग रहा है नो है। सर आपके रिएक्शन से ऐसा लगा कि नो है। रिएक्शन, मैंने क्वेश्चन पढ़ा तक नहीं है, आप मेरे रिएक्शन में बिल्कुल ना जाएं, अपना विवेक लगाएं कि सोचिए, क्या हम अपने देश के भारत में इसको इंक्लूड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ क्योंकि क्योंकि, सर
क्योंकि सर जो जो उनकी एम्बेसी है, तो वैसे सर बहुत कंफ्यूजिंग है ये। आपको क्या लग रहा है नेशनल इनकम आसान है? सोचिए, सोचिए, मैंने कहा ना ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो या तो आदमी को आता है या तो आदमी को नहीं आता, बीच की सिचुएशन होती नहीं है शर्मा जी इसमें। ध्यान से सोचिए, क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? सर एम्बेसी ऑफ जापान तो नहीं होगी इंक्लूड नहीं होगी इंक्लूड, अच्छा ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में। हम्म। बट जो सैलरी ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज है जी। वो तो हो सकती है। तो यहां पर सवाल ये है कि स्टेटमेंट को आप सैलरी ऑफ यस इंडियन एम्प्लॉयज के तौर पर देख रही हैं कि एम्बेसी ऑफ जापान के तौर पर देख रही हैं? सर, आप बता दो। मैं क्यों बताऊं, टेस्ट तुम्हारा है। यस, बिकॉज नहीं सर, नो। नो। नो में जाएंगे आप? श्योर है? नहीं सर, यस। ये यस सर। यस यस होगा, क्योंकि जो सैलरी है ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज हम्म। वो जा तो सर इंडिया में रही है ना। ठीक है। बस सर, इतना ही जवाब यही देना यही चाहूंगी। जवाब है, सैलरी जो है वो इंडियन की इंडिया में जा तो रही है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इसका जवाब यस है या नहीं है। इसका जवाब नो है। आप 2 करोड़ फिर हार गई हैं और अब आप पहुंच चुकी हैं 4 करोड़ पे। नो क्यों है? आपने पिछले आंसर की एक्सप्लेनेशन मेरी ध्यान से नहीं सुनी। मैंने आपसे क्या कहा? डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट में पैसे मत लाओ, और आप सैलरी हाँ। सैलरी सैलरी बोल रही हैं। जो आपने पहले कहा कि सर एम्बेसी ऑफ जापान ये इंडिया का पार्ट नहीं है, यही इसका आंसर है। जापान की एम्बेसी दिल्ली में है शर्मा जी। आपके घर से भी आधा किलोमीटर दूर होगी या आधे घंटे की डिस्टेंस पे होगी, मेरे घर से भी आधा घंटे की डिस्टेंस पे ही है। हम जिस शहर में रहते हैं वहां जापान की एम्बेसी है। मगर क्या उस जापान की एम्बेसी को आप अपने देश का, भारत का हिस्सा कह देंगी? नहीं ना। तो हम तो सवाल डोमेस्टिक इनकम का थोड़ी पूछ रहे हैं, इनकम तो है ही नहीं शर्मा जी। यहां तो सिर्फ देश का देखो आप। तो जापान की एम्बेसी को आपने यस कह के जापान को इंडिया में जोड़ दिया। आपको लगता है जापान अपनी एम्बेसी इंडिया को दे देगा? फिर तो आंसर यस कैसे हो गया? सर अब नहीं करते, अब सर, अब 4 करोड़ समझ बचे गई। हैं आपके पास। अगर अगला सवाल गलत हो गया तो 2 करोड़, अगला सवाल जीरो। मैम ध्यान से, अगला सवाल। Salary of resident of Japan working in Indian embassy in Japan. Yes, yes. कॉन्फिडेंट लग रही है? यस। ओके, ये यस क्यों है? सर यही तो आप ये मैं सोच बताऊं? विचार रहा हूँ। ये मैं बताऊं? यस। यस तो इतना चौड़ में बोला है तुमने, यस। मगर ये यस। क्योंकि सर क्योंकि टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि जैसे पिछले आंसर में द रीजन वाज कि एम्बेसी ऑफ जापान इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, वैसे ही जापान में इंडिया की एम्बेसी जापान की टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। जी। जी। तो वो किसका पार्ट हुई? हमारी। यस, तो इंडियन इंडिया ऑफ इंडियन इंडिया। एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो इसलिए आप कह यस रही हैं कि सैलरी नहीं लेंगे, यहां पर हम इंडियन एम्बेसी फोकस करेंगे। यस। जी, चलिए चेक करते हैं। जी मैम, बिल्कुल सही हैं आप इस बार, बिल्कुल सही। यानी कि इंडियन एम्बेसी ऑब्वियस सी बात है इंडिया में नहीं होगी शर्मा जी। इंडिया में इंडियन एम्बेसी क्यों होगी यार, मुझे ये बात समझाओ। हो ही नहीं सकती। तो उस केस में उन्होंने जापान में खोली है, ये बात बिल्कुल सही है। इंडियन एम्बेसी जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, पर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो होगी। क्वेश्चन तो डोमेस्टिक टेरिटरी ही है ना। तो यहां पर फोकस सिर्फ इंडिया रखो, पैसा नहीं, क्योंकि ऊपर टेरिटरी लिखा है, इनकम नहीं। क्लियर? तो 4 करोड़ थे,
2 करोड़ और जुड़ गए तो आप 6 करोड़ पे आ गई हैं, मगर आप 8 पे थी, अभी 2 करोड़ लॉस है। कवर करो अगले सवाल पे। सवाल नंबर 4, प्रॉफिट अर्नड बाय Profit. रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर। Hmm. Profits earned by resident. Yes. यस, ठीक है। ये यस क्यों है? क्योंकि सर जैसे आपने बोला कि वी विल फोकस on the domestic territory and not the domestic income. तो सर जो वो है इस मतलब सीधी सीधी बात यही है कि यस सर। सीधी सीधी बात है कि यस होगा सर। अब आप जानोगे कि यस क्यों है, मैंने लिख दिया, ठीक है, मुझे मतलब नहीं। ओके, ओके, यस है, मैंने मान लिया ये यस आंसर है, ठीक है, मगर ये यस क्यों है? क्योंकि सर सिंगापुर की कंपनी तो है ये बट सिंगापुर है तो कंपनी है। इंडिया में ना सर। हाँ, अच्छा, क्या ये मतलब, क्या क्वेश्चन क्या है ये? प्रॉफिट्स अर्न बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जी। रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी, उस वो अपनी कंपनी से प्रॉफिट अर्न कर रहा है हम्म, जो इन कंपनी कहाँ है? सिंगापुर। जो सिंगापुर में है, अच्छा। ओह सर नो होगा, नो 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 होगा? नो पहले आप कह रही थी यस नो। होगा, अभी आप कह रही है यस नो होगा, तो नो नहीं क्यों होगा? सर, रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर, यस होगा, यस होगा सर, यस होगा, रीजन यस क्या होगा है? बिकॉज ही इज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए चेक वो करते तो हैं। इंडिया। हाँ, मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया है इसलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। यस सर। सर सही कैसे? जवाब नो है। आप सर कैसे? 6 करोड़ से पहले अमाउंट सुन लीजिए, पहले आप 6 करोड़ से वापस 4 करोड़ जा चुकी हैं, यानी कि 2 करोड़ का फिर से लॉस हो गया। जो आपने थर्ड क्वेश्चन में कमाया, चौथे क्वेश्चन में लुटा दिया। अमाउंट 4 करोड़, क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला, हमें इनकम पे फोकस नहीं करना, पहला पॉइंट। तो यहां पर प्रॉफिट अर्न की तो बात ही नहीं करनी। और मुझे एक बात बताओ, सिंगापुर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, नहीं, और ये कंपनी कहां है? सिंगापुर। फिर पर सर रेजिडेंट यहां, तो इंडिया का है। या रेजिडेंट, मैंने सवाल पूछा रेजिडेंट है कि नहीं है, मुझे ना। ये मतलब होना चाहिए कि कंपनी कहां है। अच्छा, एक बात बताओ कि ऊपर वाले जो लोग थे वो देश के रेजिडेंट नहीं थे? सेकंड क्वेश्चन, सैलरी ऑफ इंडियन एम्प्लॉइज क्या देश के रेजिडेंट नहीं है? सोचो, जापान के यस एम्बेसी में काम जरूर कर रहे हैं, मगर रात को जाके तो अपने घर में ही सोते हैं ना, जो दिल्ली में है। तो रेजिडेंट है कि नहीं है? रेजिडेंट तो सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ो, उसमें देखो रेजिडेंट है कि नहीं है ना? यस तो सर। जब हम उन रेजिडेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो चौथे वाले से हमें इतना प्रेम क्यों है भाई? तो यहां पर क्या करना है, यहां पर ये देखो सिंगापुर में कंपनी है, और सिंगापुर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी के आंसर सिर्फ किस बेसिस पे देने हैं? इंडिया। कोई बात नहीं, 4 करोड़ पे पहुंची हैं आप, अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं, ठीक है, मेक श्योर कि आप इसे कम बैक करें। अगला सवाल, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन लंदन। मैंने कहीं कहीं फैक्ट में पढ़ा था कि लंदन एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर लंदन वालों से ज्यादा प्रॉपर्टी इंडिया वालों की है। मैंने कहीं फैक्ट पढ़ा था कि इंडिया के लोगों ने इतनी प्रॉपर्टी लंदन में खरीदी है कि वहां जो लोकल लोग हैं ना, उनके पास उतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितना इंडियंस के पास। तो ऐसा ही कोई इंडियन होगा ये, कि रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन लंदन। क्या हम इसे इंक्लूड करें?
सर इसका आंसर होगा नो। नो। ओके। नो क्यों होगा? और ये सभी सवाल पेपर में सर नो। आएंगे। सर नो। सर इसका मतलब यस होगा। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये सभी सवाल या इस तरीके के सवाल आप पेपर में बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए। तो आप कह रही हैं नो। सर यस। ठीक है। नो क्यों होगा? क्योंकि लंदन इंडिया का पार्ट नहीं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि लंदन जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, और ये बिल्डिंग बिल्डिंग कहां है? लंदन में है। लंदन। इसीलिए इस बिल्डिंग को हम अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कह सकते। तो आप दोबारा से 6 करोड़ पे आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या 8 करोड़ का अमाउंट आप टच कर पाएंगी? ठीक सर। ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो अब गया। ठीक है। तो यानी कि 6 करोड़ आज आज की क्लास में आप जीती हैं, बट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जरा इस स्टोरी को पढ़िए। ओके सर। आपको ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। तो कई बार नेट और ग्रॉस का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है, ये बात सही है। पर कई बार पेपर में डेप्रिसिएशन हम इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, जो कि ईयर्स में क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में एक स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूं, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन के, शर्मा जी, इतने सारे नाम हैं। क्लियर है? तो ये पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इन नाम को जरूर याद करें। मगर डेप्रिसिएशन के जो मोस्ट कॉमन वाले नाम है ना, वो पहला डेप्रिसिएशन है जो बहुत यूज होता है। दूसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है जो बहुत यूज होता है। और तीसरा कॉपी में लिखो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये बहुत यूज होता है। ये तीन नाम बहुत कॉमन है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और तीसरा करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन नाम हैं जो बहुत कॉमनली पेपर में यूज होते हैं। तो ये तीनों तो तुम्हें याद होने ही चाहिए। क्लास का थॉट क्या कहता है? ठीक है, तो सर मारने से कोई फायदा नहीं है, आप इग्नोर करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब आपसे मेरी मुलाकात फ्राइडे होगी, और फ्राइडे को हम अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। और जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम फ्राइडे को करेंगे रात को 8 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर Thank वाला you, आपको sir. स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय।